प्रधानमंत्री ने राजस्थान को दी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को किया समर्पित। सड़क, स्वास्थ्य, रेल व एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास। सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। एनआईए की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेशों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का किया स्वागत। कहा, पंजाब सरकार न्यायालय के आदेशों पर जल्द करे अमल। और हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 से 10 अक्टूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का होगा आयोजन। कुलपति ने कहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे मेले का शुभारंभ। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का एक और उपहार दिया। पीएम ने जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को समर्पित किया। ये अत्याधुनिक परिसर करीब 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। उन्होंने जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तर वाले ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे में 480 करोड़ रुपए की लागत के अत्यनुधिक नए टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने करीब 14 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में तेजी से विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए राजस्थान को लगभग 95 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पिछली सरकार के वार्षिक औसत बजट से करीब 14 गुना अधिक है। रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। वहीं जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में नशे का कारोबार बढ़ा है। और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। नई दिल्ली में आज से एनआईए की अध्यक्षता में 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक,
सभी राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के साथ साथ पुलिस महानिदेशक, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में आतंकवाद की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति बनाने, राज्यों के साथ अधिक से अधिक समन्वय के साथ खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कल सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा और हरियाणा वासियों का हक है। सीएम ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अविलंब अमल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी हमारा आग्रह है कि एसवाईएल के सर्वे का कार्य बिना देरी के पूर्ण कराकर हरियाणा को वर्षों से लंबित हक दिलाने का काम करे। गृह अनिल विज ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता एसवाईएल का पानी लेने के लिए सालों से इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एसवाईएल निर्माण के लिए जो निर्देश दिए हैं उससे सुलभ व रास्ता प्रशस्त होगा और एसवाईएल जल्द बनकर तैयार होगी। के फैसले का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि हरियाणा की जनता एसवाईएल का पानी लेने के लिए सालों से इंतजार कर रही है। खेतों को इंतजार है, लोगों को इंतजार है, तो पंजाब अपनी हठधर्मिता छोड़ देगा। मुझे उम्मीद है कि जिस भाषा से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब को कहा है, इसका रास्ता प्रशस्त होगा और एसवाईएल जल्दी बन। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को जल्द ही एसवाईएल नहर का निर्माण करने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार को राजनीति छोड़कर हरियाणा के लोगों को उनके हक का पानी मुहैया करवाएं। पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए उन्हें दिल्ली के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि एसवाईएल नहर को तुरंत बनाया जाए। एसवाईएल कैनाल हरियाणा और दिल्ली के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चैनल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको उद्गत किया है, क्योंकि अभी जो पुरानी नहर है वो कई दशक पुरानी है, 6 दशक से भी ज्यादा पुरानी है, और इसलिए वैकल्पिक चैनल एक जरूर चाहिए, क्योंकि दिल्ली को प्रतिदिन 1050 क्यूसेस पीने का पानी चाहिए होता है और हरियाणा को 2000 क्यूसेस प्रतिदिन पीने का पानी चाहिए होता है। पंजाब एसवाईएल का निर्माण न करके हरियाणा के 1.9 MAF जल का उपयोग कर रहे हैं। हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलने पर प्रदेश की करीब 10 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर 8 से 10 अक्टूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले का शुभारंभ करेंगे। इस मेले का उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, दवाई व खादों का प्रयोग करने और बागवानी, खेती सहित कृषि से जुड़े अन्य विषयों पर जागरूक करना है। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि मेले में किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा श्री अन्न की खेती के बारे में सभी जानकारियां दी जाएंगी। मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भाग लेंगी, जो किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों व उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देंगी। इस मेले के दौरान हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। मेला है ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा एवं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो मुख्य विषय रहेगा वो श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज, इसके प्रसार पर हम मुख्य रूप से इस विषय को रखेंगे। और ये क्योंकि 3 दिन का मेला रहेगा, पहले दिन इसका जो शुभारंभ है वो हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप सिंह धनखड़ जी रहेंगे। वो मुख्य अतिथि की भूमिका भी अदा करेंगे
10 अक्टूबर को इसका समापन होगा और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी अपनी भागीदारी करेंगे। कुलपति ने बताया कि मेले में किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई रबी फसलों के उन्नत बीज तथा बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेला स्थल पर किसानों को मिट्टी, सिंचाई जल व रोगी पौधों के वैज्ञानिक जांच करवाने की सुविधा भी दी जाएगी। चाहे वो बागवानी की बात करें, सब्जियों की बात करें या कृषि से संबंधित जितनी भी नई तकनीक है या पशुपालन से संबंधित तकनीकें हैं, उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये भी एक मुख्य आकर्षण इस मेले का रहेगा। स्वाभाविक रूप से किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज व हमारे फलदार पौधे हैं, सब्जियां हैं, उनका जो उत्तम क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल है वो भी वितरित किया जाएगा और किसानों को इस मेले के अंदर मिट्टी और पानी की जांच करने का प्रावधान भी रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सरकार के मंत्री व सांसद जेल में हैं और किंग पिन का नंबर भी आएगा। उन्होंने कहा कि जिसको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं वे 1 साल से जेल में हैं। कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ और दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के नजदीक प्रदर्शन किए। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय की ओर जा रहे आप कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारें और बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 55वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि संसाधनों के प्रबंधन में कारपोरेट जगत की भूमिका ट्रस्टीशिप की होनी चाहिए। भारत के कारपोरेट प्रशासन का भविष्य कंपनी सचिवों की इच्छा शक्ति और कार्यों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे आर्थिक विकास की बात हो या सामाजिक विकास की। हम सभी क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कारपोरेट और निजी क्षेत्रों की जिम्मेवारी न केवल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि सामाजिक विकास और न्याय को भी अपना लक्ष्य बनाना है। देश की हर इकाई, हर कड़ी अपने सर्वोच्च देश के लिए देने के लिए तत्पर हो। जो हमारे देश अमृतकाल से गुजर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के बाद को सार्थक करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ICSI का MSME कैटालिस्ट इनिशिएटिव सराहनीय है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर आज राज्य स्तरीय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सुरक्षा सप्ताह समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि वन्य जीवों की घटती संख्या प्रकृति के संतुलन के लिए सही नहीं है और पेड़ों का भी मनुष्य के जीवन में अहम स्थान है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। संख्या है वो घटती जा रही है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज उसी को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है।
और लोगों में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना कि वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कहा भी जाता है कि जो मधुमक्खी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो इस दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, 4.5 साल में खत्म। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्य जीव है कितना महत्व है इनका, तो उनका महत्व दर्शाना, उसके बारे में जानकारी देना और लोगों को की प्रेरणा देना कि वो लोग उसकी रक्षा करें। तो मैं इस बात में पाएगा। इस दौरान यमुनानगर के स्कूली विद्यार्थियों और उत्तराखंड से आए कलाकारों ने वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधी नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए। प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कल सिरसा जिले रानिया हलके के कई गांव में गुलाबी सुंडी से खराब हुए नरमे की फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर एलनाबाद के एसडीएम वेद बेनीवाल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पीड़ित किसानों से जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द खराब हुई फसलों का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करके आदेश दिए हैं। रंजीत सिंह ने दावा किया है कि किसानों को खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार हर मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। तकरीबन फसल खत्म है, कहीं कुछ नहीं बच रहा। रिपोर्ट तो अल्टीमेटली सारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन बना के देगा। और उसके बाद ये कल खुल्लर साहब से भी बात हुई, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, सीएम साहब से जो डेलीगेशन मिलने गया था उन्हें खुल्लर साहब से मिला दिए थे कि इनकी सुनौर किसानों की मदद करनी है। ये तय है कि मदद होगी, कितना होगा रिपोर्ट जाएगी उसके बाद। ये कैसे अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर हमने वो एक पोर्टल भी खोल दिया जिसमें क्षति वाला जो है उसमें अपना दर्ज कराएं और 30 नवंबर तक खुला रहेगा। जिनका बीमा करा रहे हैं वो ठीक है, बाकी लोग जो नहीं कराए वो भी उस पर अपना डाले ताकि सरकार उसको देख के उससे करेगी। साथ ही मंत्री रंजीत सिंह ने एसवाईएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और अब पंजाब को हरियाणा को उसके हक का पानी देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा हेड है, उसको कोई कहना नहीं टाल सकता। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं टाल सकती। मैं ये कहूँगा, देखिए हमारे बड़े भाई हैं, पंजाब हरियाणा का एक बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। पानी तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो तमिलनाडु और कर्नाटक में झगड़ा था, कावेरी इम्प्लीमेंट हुआ, पानी तो देना पड़ेगा। मैं तो रोज ही कहता था पानी आएगा, 100% आएगा। तो आपस में भाईचारे से जो लास्ट मौका दिया बैठ के निपटना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो 10 साल पहले भी हरियाणा में सरकार बनाने का दावा करती थी, लेकिन स्थिति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी ही हरियाणा में दोबारा से भाजपा की सरकार बनवा देंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज रोहतक में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें सभी मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभाग प्रमुखों ने शिरकत की। इस दौरान अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन तक नहीं बना। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा हक है। ओपी धनखड़ ने राजस्थान में भी भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि वहां के कांग्रेस विधायक ही सरकार पर कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। की दृष्टि से इन सबको एक तरह से काम सौंपे जाने हैं। आने वाले 1 साल का रोड मैप सभी मोर्चों का, सभी प्रकोष्ठों का, सभी विभागों का क्या होगा और किस प्रकार से पार्टी को में मिशन 2024 को सिरे चढ़ाने के लिए इनकी भूमिका होगी। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में भी कह रहे थे, नंबर 1 हरियाणा। हम भी गीत सुन सुन के हम सब के उस समय आप समझ सकते हो, और 2019 में भी कह रहे थे। अब वो ये बात भी नहीं कहें तो क्या कहें बताइए। कांग्रेस पार्टी अपना ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना पा रही है। देखिए अशोक गहलोत को और क्या कहना चाहिए। अपनी कुछ, मैं राजस्थान का दौरा करके आया हूँ,
और इस बार उनकी दाल चढ़ेगी नहीं, गलने की बात तो अलग है। पूरी का पूरा राजस्थान जो है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के शासन से, वहाँ की कानून व्यवस्था से, वहाँ की लूट खसोट से, वहाँ के जिस प्रकार के काम उनके विधायकों के उनके हैं, आपने देखा उनके ही विधायकों ने उन पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान से निदान नहीं हो सकता, कानूनी तरीकों से ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आबकारी घोटाले में अगर आप पार्टी के बाकी नेता दोषी नहीं होते तो अब तक जेल से बाहर होते। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए भाजपा सरकार कटिबद्ध है। तो कार्रवाई तो होगी ही होगी। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। केजरीवाल जी के तक ये पहुंच आई है कि बयानों से इस बात का निदान नहीं हो सकता। इस बात का निदान कानूनी कार्रवाइयों से होता है, कानूनी तरीकों से होता है, न्यायालय में होता है। उनके पहले जो आदमी बंद हैं, अगर वो दोषी नहीं होते तो अब तक बाहर होते। सिंपल सी बात है। कुछ बातों की लड़ाई जो है वो न्यायालयों में तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होती है। बयान तभी तक कामयाब माना जाता है जब बयान सत्य पर आधारित हो। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में कल शाम गिरफ्तार कर लिया है। चीन में हो रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक भारत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 81 पदक हासिल किए हैं और अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में चीनी ताइपे को बड़े अंतर से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। स्क्वाश में भारत को मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। भारत की दीपिका पलिवल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने देश के लिए ये पदक जीता। एशियाई खेलों में भारत का ये 20वां स्वर्ण पदक है। वहीं बैडमिंटन में पुरुष एकल में भारत के एच.एस. प्रणय ने सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया। वे ऐसे करने वाले देश के दूसरे पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि कुश्ती में अंतिम पंघाल व बैडमिंटन में पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। चीन में हो रहे 19वें एशियन गेम्स में अंबाला के धीन गांव के सरबजीत ने शूटिंग प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। कल अंबाला पहुंचने पर सरबजीत का परिजनों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरबजीत ने गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की। गृह मंत्री ने खुशी जताते हुए उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार द्वारा अंबाला में बनाई गई फायरिंग रेंज से शूटिंग सीखकर सरबजीत ने ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि अंबाला में खिलाड़ियों के लिए उत्तर भारत का पहला फीफा द्वारा अप्रूव्ड स्टेडियम बनाया गया है। छाती भी चौड़ी और हमने यहाँ पर फायरिंग रेंज बना कर दी थी। ये वहीं से इसने सीखा है और अब हम दूसरी गेमों के भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। जिम्नास्टिक का है, ऑल स्विमिंग वेदर पूल का है, फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम है। नॉर्थन इंडिया में कहीं भी नहीं है फीफा अप्रूव्ड। पदक विजेता सरबजीत ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने प्रशिक्षक को देते हुए कहा कि मेहनत करके एक छोटे से गांव से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम पदक जीतकर स्वदेश लौटे तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमें सम्मानित किया, जो कि मेरे लिए एक ऐतिहासिक पल था। सरबजीत ने कहा कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की खेल नीति काफी सराहनीय है। ये और इसमें मेरा टीम गोल्ड और मिक्स टीम सिल्वर आया। और जब इंडिया में जब आया वापस एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा वेलकम किया सभी ने, काफ़ी अच्छा मतलब सब कुछ था। एंड नेक्स्ट डे अनुराग ठाकुर सर वहाँ पे आ रखे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे, और होटल में काफ़ी अच्छा वेलकम किया एंड अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए, सभी को दिए। काफ़ी अच्छा था, सभी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। और आज अनिल
राशि मिल के आए हो काफ़ी। वहीं सरबजीत के अभिभावक और उनके प्रशिक्षक भी उनकी इस उपलब्धि से काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि ये अंबाला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी गर्व का पल है। मेडल जीत के लिया जी, फिर से सिल्वर मेडल जीते जी 30 तारीख को, जो 30 तारीख को साजद का जन्मदिन में था जी। सारे गाँव में जन्मदिन करके हर मेडल लगा, बहुत खुशी का माहौल था जी। गाँव में क्या सारे अंबाले में खुशी का माहौल था जी, सारी जगह खुशी का माहौल था जी। मेडल करके हर उसके जन्मदिन करके तो जो अपनी हरियाणा की पॉलिसी है जी, खट्टर साहब की पॉलिसी है जी, हमारे गृह मंत्री जी पीछा, खेल मंत्री रहे पीछा जी, उस टाइम भी बहुत अच्छा सहयोग मिला जी। अंबाला में हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि यहाँ का बच्चा एक नहीं 2 मेडल के साथ एशियन गेम से वापस आया। कि सर कहीं ना कहीं कुछ जब नई चीज़ें होती हैं समाज के बीच में और एक बच्चों को कहना एक रूपरेखा उनकी जो तैयार की जाती है, वो हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स को देखते हैं कि कैसे वो बच्चे इस पे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक सर्वजोत ने यहाँ पे एक मार्गदर्शन का काम किया अंबाला के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी और पलवल जिले में ग्रामीण विकास कार्यों के तहत 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 2 नए प्रोजेक्ट को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया है। स्वीकृत कार्यों में जिला रेवाड़ी के रोराई कौसली में नहर आधारित औद्योगिक वाटर वर्क्स और फ्रेश वाटर हेतु पंपिंग स्टेशन का निर्माण शामिल है। इसकी अनुमानित लागत करीब 10.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जल आपूर्ति योजना में सुधार हेतु पलवल के पंचका गांव में 100 KL क्षमता का UGT का निर्माण करने सहित 2 ट्यूबवेलों की स्थापना व वितरण पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा, जिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं और वे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में भी रूस और भारत के बीच आगे भी सहयोग की उम्मीद जताई है। That the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. So this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. Thank you. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का युवा आज जहां देश के विकसित बनने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बन सकता है अगर छत्तीसगढ़ का उसमें हर संभव योगदान, भरपूर योगदान, और वो तभी हो सकता है अगर मेरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ विकास युक्त होगा, ईमानदार सरकारें यहाँ पर होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ में ईमानदार सरकार भी बनेगी और छत्तीसगढ़ का युवा 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान भी देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा इस कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें 31 अक्टूबर को दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 75,000 युवा भाग लेंगे। 31 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और 29 अक्टूबर को हमारे युवा साथी छत्तीसगढ़ से वहां पहुंच भी जाएंगे। देश भर के हर राज्य से 7500 ब्लॉकों से 75,000 युवा वहां पर आएंगे। तो उन 75,000 युवाओं में जो हमारी यहाँ की इस युवा उत्सव की भिन्न टीमें होंगी, उनको भी वहां पर निमंत्रण दिया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।